नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। बेहद खास प्रस्तुति है आज। तो दिन भर जिस तरीके की तस्वीरें हरियाणा और जम्मू कश्मीर से आती रही और खास तौर से हरियाणा से जो तस्वीरें आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। नायब ने नायाब जीत दर्ज कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा चुनावों को लेकर रुझान सामने आ रहे थे, जो एग्जिट पोल आए थे और जिस तरीके से अंडरकरेंट कहा जा रहा था कि कांग्रेस का चल रहा है, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम कयासों पर, इन तमाम तस्वीरों पर आज उस वक्त पूर्ण विराम लग जाता है जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक इतिहास लिखती हुई नजर आती है। हरियाणा में जहां पर आज तक हरियाणा का ये चुनावी इतिहास रहा है कि किसी भी पार्टी ने तीसरे टर्म को नहीं फॉलो किया है। 10 सालों के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हुआ है और सरकार बदल गई है, लेकिन यहां पर कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो चेहरा नजर आ रहा है, नायब सिंह सैनी का ये चेहरा बेहद खास और खास तौर से लकी साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मिथ्स को तोड़ते हुए हरियाणा में वो कर दिखाया जो आज तक कोई पार्टी नहीं करके दिखा पाई है। यानी तीसरा टर्म एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इन सबके बीच बड़ी और अहम खबर यह आ रही है कि इसी जीत के जश्न के लिए, उत्सव के लिए थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। विधानसभा चुनाव में आए परिणामों को देखने के बाद, जो परिणाम आए हैं खासतौर से हरियाणा को लेकर, उन परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हर बार की तरह आपने देखा है कि जब कभी भी चुनावी माहौल होता है, नतीजे आते हैं, नतीजों में चाहे बीजेपी पिछड़ी हो या फिर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को, मंत्रियों को संबोधित करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, जनता का आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जरूर पहुंचते हैं। और आज का दिन तो और भी खास है और भी विशेष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जो हरियाणा में आज तक नहीं हुआ था। तीसरी बार हैट्रिक लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बार फिर से सरकार में वापसी कर रही है। नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। नायब सिंह सैनी की यह नायाब जीत कही जा रही है। ये नायाब जीत क्या कहती है, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, आज इस पर तो हम खुलकर बात करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी कि हरियाणा में जाट नाराज है, दलित नाराज है, लेकिन उन तमाम परसेप्शन को तोड़ते हुए जनता ने जातिगत समीकरण पर नहीं बल्कि काम पर भरोसा दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती रही कि काम बोलता है, काम बोला और काम के बल पर ही आज ये तस्वीर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद खुशी जाहिर की जा रही है। तीसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया है। आधिकारिक घोषणा इसकी पार्टी बहुत जल्द कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही फोन कर चुके हैं, बधाई दे चुके हैं। बीजेपी ने 57 सालों का रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है। खास तौर पर बीजेपी की ये प्रचंड जीत जो है तीसरी बार टर्म में आने की, ये बेहद खास हो जाती है, क्योंकि नायब सिंह सैनी इस पूरी फिल्म के मेन एक्टर जिन्हें कहा जाए, क्योंकि नायब सिंह सैनी का चेहरा ही अगर आप देखें तो 10 सालों के इस कार्यकाल में 9.5 साल के लगभग मनोहर लाल खट्टर यहां पर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी को जब उन्होंने संभाल लिया तो यहां पर जो भरोसेमंद चेहरा था वो नायब सिंह सैनी का था। बहुत कम समय नायब सिंह सैनी को मिला। नायब सिंह सैनी के समय में अगर देखा जाए तो ज्यादा समय कोड ऑफ कंडक्ट ही लगा रहा, लेकिन बहुत कम समय में भी नायब सिंह सैनी जनता की पसंद बन गए। और यही वजह रही कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और वो जो फैसला लिया गया था उसने तमाम जो व्यवधान थे, जो परसेप्शन तैयार किए जा रहे थे, उनकी दीवार को तोड़ते हुए यहां पर एक प्रचंड जीत दर्ज करा दी है। हरियाणा की जनता का बहुत आभारी हूं, नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों में जो बहुमत मिला है उसे देखते हुए नायब सिंह सैनी ने
सबसे पहले जो प्रतिक्रिया दी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में ये बड़ी जीत मिली है। हरियाणा की जनता का बहुत आभारी हूं। हरियाणा की जनता ने बीजेपी के नाम पर मोहर लगाई है। बहुत बहुत आभार। यानी वो जो खुशी थी हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के काम के साथ साथ नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भी मोहर लगाई है। अब क्योंकि ये प्रचंड जीत मिलती हुई नजर आ रही है, इन सब के बीच नायब सिंह सैनी सामने भी आए, मीडिया के सामने आकर उन्होंने जनता का आभार कैसे दिया, आइए उनके शब्दों में जरा सुन लेते हैं। जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधान। अभी बाद में बताऊंगा। देखिए मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार। तो चेहरे की जो लकीरें थी वो खुशी जाहिर करती हुई नजर आई थी। कांग्रेस के पेशानी पर बल था, उनकी लकीरों में चिंता आई थी और कांग्रेस ने अब एक शिगुफा छोड़ भी दिया है। गलत इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना, ईवीएम पर आरोप लगाना, रोना शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी तैयार है, नायब सिंह सैनी तैयार है और नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो पूरा चुनाव था इसमें 3 लोगों को खास ध्यान में रखा गया था, किसान, जवान और पहलवान। और इन्हीं किसान, जवान और पहलवानों को लेकर खास तौर से विपक्षियों ने, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर तस्वीर बदलती है और यहां पर चाहे किसान हो, चाहे जवान हो या फिर पहलवान हो, सभी ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाया है और वो कर दिखाया है। वो जनादेश यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है जो 57 सालों के बाद एक नई कहानी लिखता हुआ नजर आता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी और एक्सपर्ट्स लगातार बने रहे और रण क्षेत्र में भी खास तौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ हैं हरियाणा के हरे राम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर पर लगातार नजर रखे ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुनील स्वामी जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वैशाली तोमर जी जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले वैशाली जी आपके पास ही आ जाती हूँ। मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुराना बनता भी है क्योंकि ये खुशी 57 सालों के बाद की है। एक नया इतिहास आप लोगों ने दर्ज कर दिया है। शुभकामनाएं और पहली प्रतिक्रिया। जी, सबसे पहले तो मैं जनता का हृदय से आभार करती हूँ। इस देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार बीजेपी पर विश्वास दिलाया है, मैं बीजेपी की एक कार्यकर्ता, एक प्रदेश की प्रवक्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाती हूं कि जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें चुना है, उनके उस विश्वास की सदैव लाज रखेंगे और उनके सभी कार्यों को, सभी चीजों को बहुत बेहतरी के साथ, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन निर्देश अनुसार आज तक कार्य होते आए, उससे भी ज्यादा बेहतरी के साथ कार्य होंगे। जम्मू कश्मीर की जनता को भी साथ ही साथ हृदय से आभार। जहां जम्मू कश्मीर में आज तक एक भी कमल नहीं खिला था, आज वहां जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें हृदय से अपनाया है। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े प्रवक्ता, पैनलिस्ट और जी बिल्कुल और जनता का से आभार करती हूँ। साथ ही साथ नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री को मैं एक बार फिर से बधाई देती हूँ। बहुत बहुत
तो बिल्कुल आज खुशी का ये पल है, मैं समझ सकती हूँ वैशाली जी। ये जो खुशी है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि सुबह सुबह जब तस्वीरें सामने आई थी उस वक्त हमने देखा था कि कांग्रेस की मुख्यालय पर खुशी थी, वहां पटाखे भी बज रहे थे, राहुल गांधी का पोस्टर लेके भी समर्थक पहुंच गए थे, मिठाई तक खिलाई जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, और समय इस तरह से बलवान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक बलशाली पार्टी बनकर उभर कर हरियाणा में सामने आ गई, और दंगल में वो बल देखने को मिला। वैशाली जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि हमारे साथ दोनों सहयोगी भी जुड़े हैं और दोनों एक्सपर्ट्स भी हैं, जरा उनसे भी एक कमेंट ले लेती हूं। हरे राम मिश्रा, आपके पास सीधे आते हुए, देखिए आप सुबह से ही 6 बजे से लगातार आपने एक्सक्लूसिव कवरेज पर आप लगातार बने हुए हैं। रोहिल बशीर भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लगातार सुबह 6 बजे से बने हुए हैं। 6 बजे सुबह से लेकर, पहले हरे राम आपके पास आ रही हूं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हरियाणा में बहुत कुछ बदल गया, और ये जो बदलाव आया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अभी की ताजा तस्वीर क्या है और आपका आज का एक्सपीरियंस क्या रहा? मैंने कहा ना, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे की तस्वीर। देखिए, आज की अगर आप ताजा तस्वीर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे जो जीत का सेहरा है वो पूरी तरीके से नायब सैनी के सर सज चुका है, और बीजेपी तीसरी बार एक तरीके से कहे ऐतिहासिक जीत दर्ज करा रही है। अभी तक अगर 48 सीट जीतने का अनुमान है बीजेपी का, तो एक तरीके से कहा जाए ये पहली बार होगा जब बीजेपी हरियाणा में 48 सीट जीतती नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है, और पहली तस्वीर अगर बात कर का जो अभिनंदन करते हुए जनता से जो तस्वीर है वो आज की सबसे ताजा तस्वीर है, और निश्चित तौर पे नायब सिंह सैनी के लिए बड़ा दिन है, बीजेपी के लिए बड़ा दिन है कि वो अब तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पे ही पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अगर बीजेपी की जीत होती है तो नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। तो अब एक कहा जा सकता है कि एक औपचारिकता ही है। हालांकि बीजेपी में एक तरफ अनिल विज ने भी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा जताई थी, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत ने भी इस तरह की बातें अपनी जनता के बीच में कहा था कि उन्हें वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। और तब जबकि अहिरवाल ने बहुत बड़ी मदद बीजेपी की है और बड़ी जीत वहां से बीजेपी को मिली है, तकरीबन कहे 2 दर्जन के करीब वहां पर सीट है, उसमें से 20 सीटें जो है बीजेपी जीती है। तो ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका भी स्टेक काफी है। अब बीजेपी के लिए भी होगा कि किस तरीके से सभी खानों को जो है टिक करना है और पूरा संतुलन साधना है। बिल्कुल, और संतुलन देखिए साधने का प्रयास भी किया गया, और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि हम अब जाति के हिसाब से चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, हम काम के लिहाज से चुनाव में उतर रहे हैं, और वो काम ही जनता की पहली पसंद बना। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ रोहिल बशीर भी है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM to 6 PM, रोहिल, बहुत सारी चीजें बदली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर से रख रही थी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो नहीं सामने आ रहा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे इसे हार भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जो बीते 30 सालों में नहीं हुआ था। यहां पे जिस तरीके से चुनाव हुआ, लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तस्वीर, किसी ने भी इस चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान नहीं किया गया। इस लिहाज से क्या माना जाए कि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत है? बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला जब 2019 में लिया गया था, जब धारा 317 अनुच्छेद 35A को हटा लिया गया था, उसके बाद एक विकास की गति जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी। जो जम्मू के इलाके के लोगों ने भी ये मान लिया कि भाजपा की सरकार में काफ़ी ज़्यादा विकास जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जीत ही मानी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बीजेपी में खास तौर पर उन्होंने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया, और बीजेपी के का डायरेक्ट जो है ये
वहाँ पर कांग्रेस के साथ जो है ये चुनाव उसको हम देखते थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार वहाँ पर बड़े बड़े रैलियों से कभी राहुल गांधी तो कभी बड़े बड़े उनके प्रचारक जो है वो सामने आए थे, लेकिन उतनी ज़्यादा वहाँ पर नहीं चली कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें जो है वो गई है। एक तरफ से कांग्रेस जो है यहाँ पर गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 सीटें चली गई, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से जम्मू की सिटी में, जम्मू के उन विधानसभा सीटों में पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया और 29 विधानसभा चुनाव सीटों पर जो है पूरी तरीके से अपनी जीत जो है वो स्पष्ट कर दी, और वो भी ऐसी जीत जिसे लगभग किसी कैंडिडेट ने 30,000 वोटों से जीता, किसी कैंडिडेट ने 20,000 वोटों से जीता, तो भारी मात्रा से वहां पर जो है बीजेपी के प्रत्याशियों ने इस चुनाव को जीता और पूरी तरीके से बीजेपी ने जम्मू के इलाकों में हम कह सकते हैं क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन दूसरी जानब से सुबह 6 बजे की तस्वीर अलग थी, हर कोई प्रत्याशी जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा था, लेकिन इस वक्त 6 बजे के करीब ये स्थिति है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 42 सीटें जो है वो चली गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष है उमर अब्दुल्ला, वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, तो और उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अब वो पूरी तरीके से अगले 5 सालों तक जम्मू कश्मीर की आवाज की जनता की खिदमत करेंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साथ ही वही बड़ा बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री जो है वो उमर अब्दुल्ला ही होंगे। इस बात की जानकारी मीडिया के साथ कुछ देर पहले उन्होंने दी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप लगाते रहे बीजेपी पर, और परिवारवाद का ही यहाँ पर जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खुद नहीं आए, बेटे को प्रोजेक्ट कर दिया है। बहरहाल अब हरिराम जी और रोहिल बशीर, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 2 पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, जल्दी जल्दी उनकी भी राय ले लेते हैं। और सबसे पहले तो मुझे लगता है सुरेंद्र स्वामी जी, बीजेपी को किसी को जलेबी भिजवाएं नहीं भिजवाएं, आपको जलेबी जरूर भिजवानी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि केवल सुरेंद्र स्वामी जी ही एक ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रहे जिन्होंने लगातार ये कहा कि तमाम जो एग्जिट पोल हरियाणा के आ रहे हैं, आप देखते जाइए, ये बदल जाएगा, क्लोज फाइट रहेगी, और क्लोज फाइट होते होते ये फाइट सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में चली गई। तो मेरे ख्याल से स्वामी जी, बिल्कुल मैंने तभी कहा कि बीजेपी को आपको सबसे पहले जलेबी भिजवानी चाहिए, लेकिन फिर भी इस जीत के जो मेजर फैक्टर्स हैं, वैशाली जी ने आपको धन्यवाद दे रही हैं हाथ जोड़कर, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मिठाई भी आपके पास पहुंचेगी। लेकिन मेरा सवाल है कि कौन सा ऐसा मेजर फैक्टर था जो बीजेपी की जीत को सुनिश्चित कर रहा था, जिसे आप लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि ये बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेगा? देखिए, मैं 3 बातें मेरे दिमाग में आई। एक तो राहुल गांधी की डिस्ट्रक्टिव और अब्यूजिव पॉलिटिक्स, और उनकी उस अब्यूजिव पॉलिटिक्स को पूरी कांग्रेस पार्टी ने अंगीकार किया। और आप देखिए कि एक सड़क चलता हुआ छोटा सा भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो वो किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए बात करता है, क्या उसका लहजा और टोन होता है। हमारे देश में बड़ों की इज्जत करना और शराफत से बोलना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बड़ी बात। और जो हर जगह राहुल गांधी का आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, मैंने घुटने तोड़ दिए, मैंने उड़ा दिया साइकोलॉजिकली, तो एक तो उनकी जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स रही अभी तक, तो उनको एक तो वो बहुत बड़ा कारण था जिसे लोगों ने सिरे से नकार दिया। दूसरा मैं कहूँगा कांग्रेस की जो सामंतवादी सोच है, सामंतवादी जो उनकी सोच है पार्टी की, जिसमें उन्होंने हुड्डा को सारी कमान सौंप दी, शैलजा को उससे अलग हटा दिया, और इस हरियाणा में 22% जाटों को 40% सीटें देकर पूरी जनता में एक माहौल बना दिया जिसने जाट नॉन जाट का पोलराइजेशन किया। तीसरा कारण मैं ये मानता हूं कि जो गरीब तबका है उसको ये एहसास था कि ठीक है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार भी छोटा मोटा होता रहता है सब जगह, लेकिन एक हम सेफ हैं भाजपा के राज में, जो कि हुड्डा के राज से आप कंपैरिजन करें, और दूसरा ये है कि हमको भी नौकरी बिना पर्ची खर्ची के मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के नेगेटिव पॉइंट थे, लेकिन उन सबको अलग हटाकर किनारे करके, जैसे आपके प्रॉपर्टी आईडी का इशू था, फैमिली आईडी का इशू था, वो सड़कें टूटी पड़ी हैं उसका इशू था, सबको अलग किनारे करके उन्होंने कहा भाई हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, सामंतवादी सोच हरियाणा में नहीं चलेगी,
और हमें नौकरी और सुविधाएं बिना खर्ची पर्ची के चलेंगी, भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल। और तो देखिए, ये आप जो मैं बात कह समझता रहे हूँ हैं, तीन जनता ने मेजर उसको फैक्टर है एक्सेप्ट किया। जिन्होंने और भाजपा को जीत मेरे ख्याल से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, अगर एक बार दिखा सके पैनल कि किस तरीके से शाम ढल रही है, लेकिन जश्न इस तरह से है कि आकाश में दिवाली से पहले ही आतिशबाजी का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये खुशी ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 57 सालों के बाद वो कर दिखाया जो 57 सालों तक किसी भी पार्टी के लिए बस सपना जैसा था। हैट्रिक लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जैसा कि हम तमाम एक्सपर्ट्स और खुद स्वामी जी भी ये बता रहे हैं, सुनील स्वामी जी भी, कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें से खास तौर से कि जातियों में बांटना, कंफ्यूजन क्रिएट करना। इसके अलावा राहुल गांधी की जो जिस तरीके की भाषा रही, जिस तरीके का प्रोजेक्शन रहा, वो भारत जोड़ नहीं रहे थे बल्कि भारत तोड़ रहे थे, ये मैसेज गया। और इसका एक बड़ा असर आज नतीजों में भी नजर आया है। मैं डॉक्टर अविनाश शर्मा जी के पास अब जल्दी से चलना चाहती हूँ और फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ भी इस जीत पर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अविनाश, आपके पास आते हुए, देखिए, ये जो फैक्टर्स हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन इन सब के अलावा ये कहा जा रहा था बार बार कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कांग्रेस बार बार ये कह रही थी, कितनी भी कोशिश कर लें ये बदलाव नहीं आने वाला। यहां तक कि अब जब रिजल्ट सामने आने लगा है, जो बड़े रुझान सामने आए, उस वक्त से कहा जाने लगा, जयराम रमेश ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र की नहीं, ये तो तंत्र की जीत है। यानी खुद अगर जीतते हैं तो वो तंत्र नहीं होता, लेकिन बीजेपी जीतती है तो वो लोकतंत्र नहीं, तंत्र की जीत हो जाती है। डॉक्टर शर्मा, देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस विषय पे ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करता हूं और हरियाणा के जो प्रभारी रहे डॉक्टर सतीश पूनिया जी, और डॉक्टर सतीश पूनिया जी में एक्चुअल में मेरे राजस्थान के ही नहीं बल्कि मेरे वो गुरु भाई भी रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये बात बिल्कुल फैक्टर थी कि आज से 2 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही एक कमजोर पोजीशन में आ चुकी थी हरियाणा में। लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक फैसला लिया, जो वहां पे एक नेतृत्व। डॉक्टर शर्मा, मैं बस 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, जरा फुल फ्रेम इन तस्वीरों को ले लीजिए। ये बीजेपी मुख्यालय की सीधी तस्वीर आ रही है, फुल फ्रेम प्लीज लीजिए पैनल। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आ रही है जहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह यहाँ पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेंगे। और वैसे भी आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि हरियाणा में वो हो गया है जिसकी अपेक्षा, उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नहीं कर रही थी। तो तैयारियों को, तस्वीरों और तैयारों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपके बीच रखेंगे। लेकिन आइए डॉक्टर शर्मा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी साल भर पहले एक नेतृत्व परिवर्तन किया, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में दोबारा उन्होंने एक नया मुख्यमंत्री दिया मनोहर लाल जी की जगह। तो इस प्रकार से नायब सैनी जी ने जिस प्रकार से योजनाओं को क्रियान्वित किया, हालांकि उनके पास समय बहुत कम बचा था, उसके बाद तो 3-4 महीने आचार संहिता का भी रहा। तो जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने जो एक सोचा कि राष्ट्र के विकास में किस प्रकार से भागीदार बना जाए, राष्ट्र को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो सीधी जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की जीत है, भारतीय जनता पार्टी और आम कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके बिल्कुल स्ट्रैटेजी की जीत। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की, और खासतौर से आपने सही कहा कि ये राष्ट्र की जीत है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सिर्फ लोकतंत्र के सकारात्मक पहलुओं को रखने का प्रयास किया गया। बहुत कोशिश की गई कि किसान, पहलवान और जवान के नाम पर बरगलाया जाए लोगों को, लेकिन जनता समझदार है हरियाणा की, और उन्होंने वो समझदारी दिखाते हुए, बीजेपी ये कह रही कि समझदारी दिखाते हुए ये चयन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहे, नारनौल पहुंचे थे, तो उन्होंने जो कहा था कि देखिएगा कमाल होके कमल खिलेगा, यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने, अब जब जीत दर्ज हो गई है तो उनका कहना है कि पीएम के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान है, हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही साथ विकसित हरियाणा, विकसित भारत के तहत ही काम किया जाएगा। हरियाणा की जनता का आभार। डबल इंजन की सरकार किस तरीके से हरियाणा में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएगी, इस जीत पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीएम के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली।
और ये देखिए उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावनाएं दर्ज भी कराई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। विकसित हरियाणा विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन की भाजपा सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। नेशन फर्स्ट भाव से ओतप्रोत है, ये बड़ी बात है। और दिल्ली से भी तस्वीरें आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हरियाणा की जीत ऐतिहासिक जीत है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की रणनीति की जीत है। हरियाणा की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास के एजेंडे को महत्व दिया है और हरियाणा की जनता ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो देश में स्वच्छ शासन ला सकती है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमें यकीन है आने वाले समय में हम और बेहतर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन के लिए देखिए कितने उत्साह में कार्यकर्ता है, जश्न मना रहे हैं। जीत का जश्न बहुत बड़ा तो कुछ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश और वो हौसला अफजाई जिसका इंतजार हर बार किया जाता है नतीजों के आने के बाद, वो करते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच हमारे साथ वैशाली लगातार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही है। वैशाली जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे चुनाव में एक चीज तो देखने को मिली। एक तरफ कांग्रेस थी जो परसेप्शन का खेल खेल रही थी, स्क्रीन पर लेकर आइए वैशाली जी को प्लीज। एक तरफ कांग्रेस थी जो परसेप्शन का खेल खेल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो परसेप्शन पे नहीं परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही थी। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि परसेप्शन ऑलवेज स्पीक्स, समटाइम्स परफॉर्मेंस स्पीक्स ऑन द ग्राउंड एंड दैट मैटर्स। यही चीज बीजेपी के साथ हमें आज देखने को मिली है। वैशाली जी। जी लावनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स वेरी ट्रू। जब हम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, आपने कभी भी देखा होगा बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठते हैं यहाँ पर, तो वो भाजपा की नीतियों के बारे में बताते हैं, वो अपने काम के बारे में बताते हैं कि हमने ये किया, हम ऐसे कर रहे हैं, हमने इतने लोगों को घर दिया, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, हमने इतने लोगों को पानी दिया, घर घर नल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया, इतने लोगों को बिजली दी और आगे भी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, इतनी सारी सड़कें, इतनी सारी परियोजनाएं, इतने सारे हाईवे, इतना सारा विकास, वो ये बात करेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा, वो सिर्फ फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करेगा, भोली भाली जनता को की मन स्थिति के साथ खेलने की कोशिश करेगा और उसके साथ साथ ये देखेगा कि कुछ ऐसा भ्रम, कुछ ऐसा झूठ मुझे फैलाना है। उसने सोचा कि जिस तरह से मैं पहले लोकसभा के चुनाव में झूठ फैलाने में मैं साकार हो गया, तो आगे भी यही परिस्थिति होगी, आगे भी इस तरह का होगा। लेकिन झूठ की भी एक अदा होती है मैडम, कि बार बार बोला जाए तो सच लगने लग जाता है। लेकिन जनता कभी बेवकूफ बन सकती है 1 महीने के लिए, कई बार बेवकूफ बन सकती है कुछ सालों के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी बेवकूफ बनी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप देखें राहुल गांधी जी जब विदेशों तक जाकर, यहाँ की धरती को तो आप भूल ही जाए कि यहाँ पर तो वो जब भी आते हैं, यहाँ संविधान में भी वो खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा। यहाँ भी आकर जो मामन खान जी कहते हैं कि मैं हिंदुओं को प्याज की तरह फोड़ दूंगा, वहां से वो अपने उसकी रैली की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आप देखें कि विदेशों की धरती पर भी वो अपने देश को किस तरह से देश की कमियां बताते हैं और उसको कैसे जो आज मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की सरकार ने आज विदेशों की धरती पर भी किस तरह से भारत का ये झंडा गौरवान्वित हो रहा है और किस तरह से लहरा रहा है, किस तरह से देश की दिशा और दशा बदली है, किस तरह से देश की गति में रफ्तार आई है विकास की, ये बिल्कुल उसके उल्टा है। और आज युवा इतना सशक्त है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना जागरूक है कि वो जानता है
कि उसको किसका साथ देना है, उस उसको पार्टी किसका साथ देना है ये युवा जानता है, और उसी युवा को बरगलाने के लिए अग्निवीर वाले मुद्दे को किस तरीके से भुनाने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ पर वो कहना चाहिए कि वो तीर भी तरकश से निकला तो, लेकिन काम नहीं किया, शायद उसकी नोक उतनी ज्यादा चुभन नहीं थी, और यही वजह रही कि एक बड़ी शिकस्त इसे कहा जाएगा। हालांकि वैशाली ये शिकस्त मान नहीं रही है कांग्रेस। अभी भी अगर आप देखें तो पूरी की पूरी कांग्रेस ब्रिगेड एक ही बात कह रही है कि आपने तो इलेक्शन कमीशन को ही कटघरे में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है कि भाई वो तो आंकड़े ही नहीं बदल रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी की बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल मेरे मन की बातें कही। और लावनी जी, मैं आपको भी एक चीज बता दूं कि ये देखें, जब इनका रुझान आ रहा था, जब इनके फेवर में चीजें हो रही थी, तब तो ये बीजेपी की सरकार काम नहीं कर रही थी, ठीक है। या अन्य प्रदेशों में जब इनकी सरकार बन जाती है तब तो बीजेपी की सरकार काम नहीं कर रही होती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बन जाती है या जनता बीजेपी को अपना लेती है, तब ये कहते हैं कि ईवीएम झूठा है। बस इनका साफ साफ ये है कि किसी भी तरह से अपनी गलतियों को, अपनी हार को, अपनी खामियों को, अपनी कमियों को स्वीकारना नहीं चाहते। अगर ये अपनी कमियों को ना स्वीकारना, अपनी खामियों पर काम ना करना। और बीजेपी के साथ ये कहना चाहिए, सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ ये प्लस पॉइंट? जी वैशाली, पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, 8 बजे मैं चैनल डिबेट पर बैठ गई थी। आप मेरी पुरानी डिबेट्स उठा के देख ले, मैं सुबह से आश्वस्त थी। जब सब विश्लेषक, सब अन्य जो बैठे हुए थे प्रवक्ता हमारे, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन मैं पूरी आश्वस्त थी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता यार, जनता कैसे काम भूल जाएगी, कैसे जनता भूल जाएगी कि कतर से कैसे सैनिक वापस आए, कैसे जनता भूल जाएगी यूक्रेन से बच्चे वापस कैसे आए, कैसे जनता भूल जाएगी कि आज ये गौरव, ये जो भारत में विदेशों में लोग डरते थे, आज वो भारत के नाम से उनको भारत कहने पे कितना आदर मिलता है। कैसे वो लोग भूल जाएंगे कि भारत अन्य देशों के भी, अन्य विदेशों के यानी बहुत कुछ ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के रास्ते को आसान कर रहा था। और यहाँ पर एक मैसेज, बिल्कुल वैशाली, बिल्कुल सुरेंद्र स्वामी जी, एक मैसेज और मुझे लगता है, मतलब ये लगातार विपक्ष कह रहा है कि जातिगत जनगणना कराइए, जातिगत, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जाति के बंधन को तोड़कर हिंदू समाज के तौर पर सामने आया, और ये हिंदू फैक्टर ही बीजेपी के लिए काम कर गया। जो कांग्रेस की अपनी कहना चाहिए परमानेंट सीट में बात की, वो ठीक है, वो सीट बीजेपी की ना थी ना है, और उम्मीद भी नहीं है कि शायद आगे होगी, लेकिन कोशिश जरूर बीजेपी को करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू नहीं बटा, और इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिला। और योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि बटोगे तो कटोगे, ये मैसेज सीधे पहुंच गया, मुझे लगता है। नहीं, इस मैसेज का भी असर हुआ है, और हरियाणा की जनता नहीं चाहती थी कि यहाँ घर घर से हिजबुल्ला और नसरुल्ला निकले, तो वो एक कारण है, लेकिन वो एक इतना बड़ा कारण नहीं है। देखिए, ये जिस तरह की भ्रम की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि जिन मुद्दों को वो उठा रहे थे, जो उनके साथ गारंटियां क्या थी कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, वो तो सैनी जी ने डिक्लेयर कर दिया। हम 2000 रुपए हर महिला को देंगे, वो उन्होंने 2100 कह दिया। अब जो सरकार सत्ता में है उस पर ज्यादा भरोसा है। 6000 बुजुर्गों को पेंशन देंगे, ऑलरेडी पेंशन मिल रही है, पता नहीं नई सरकार दे नहीं दे। फिर उन्होंने कहा हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अब एमएसपी की गारंटी तो एक पॉलिटिकल है, लेकिन सैनी जी ने कहा जितनी फसलें हैं 24, हम सबको एमएसपी पे खरीदेंगे। तो खरीदना है एक व्यवहारिक, और गारंटी देना है एक पॉलिटिकल कि हम ये करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा पहलवानों का मुद्दा है। अरे भाई, गीता फोगाट क्या बोल रही हैं, योगेश्वर दत्त क्या बोल रहे हैं, उनके ताऊ जिन्होंने उनको बनाया वो क्या बोल रहे हैं, और जो अंतिम पंगाल हरियाणा की आपकी बेटी है वो क्या बोल रही है।
तो ये मुद्दा उतना था नहीं जिसको कांग्रेस बिना बात उठा के मोदी की वजह से उसको लेके बैठी रही। अब आप जवानों पे आ और बिल्कुल जाइए। स्वामी जी, मैं बस 10 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये सीधी तस्वीरें हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, दिल्ली हेडक्वार्टर, वहाँ पर एक बड़ा आयोजन होने वाला है। प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देखिए तमाम जो लीडर्स हैं यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। आपसे कुछ क्षण पहले ही आपने देखा तस्वीरों में बीजेपी सांसद बासरी स्वराज यहाँ पहुंची। इसके पहले आपने देखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव खुशी जाहिर करते हुए, नगाड़ा बजाते हुए नजर आ रहे थे। ये जीत को लेकर ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि आने वाले वक्त में न केवल महाराष्ट्र और झारखंड बल्कि फरवरी में 23 फरवरी 2025 को दिल्ली का विधानसभा कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। दिल्ली के लिए भी ये जीत बहुत कुछ कहकर जाएगी और इसीलिए आज की जो तस्वीर है उस तस्वीर में बेहद खास तस्वीर उस वक्त सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत को लेकर हौसला अफजाई करेंगे और आगे के लिए मूल मंत्र क्या होगा इसे देते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जरा एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं और फिर आएंगे गेस्ट के पास। चुनाव नतीजों पर जनता ने सुदर्शन न्यूज पर जताया भरोसा। एक्स हैंडल पर सबसे ज्यादा चुनाव परिणाम हमारे चैनल पे देखे गए हैं। सुदर्शन न्यूज ने चुनाव नतीजों के दिन ही आज तक को पछाड़ दिया है। चुनाव नतीजों पर जनता ने सुदर्शन न्यूज पर भरोसा जताया। एक्स हैंडल पर सबसे ज्यादा लोग लगातार लाइव कवरेज में जुड़े रहे। 31,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस लाइव कवरेज को देखते रहे और अब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह अपने आप में भी एक बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में सुदर्शन न्यूज को एक्स हैंडल पर सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया और आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे देखने के लिए भी पहली पसंद के रूप में आज तक नहीं बल्कि सुदर्शन न्यूज को जनता ने चुना और इस चुनाव के साथ लगातार सुदर्शन न्यूज के साथ बने भी हुए हैं। इसी बड़ी खबर के साथ आइए एक बार फिर से हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी, आप अपनी बात रख रहे थे, प्लीज पूरा कर लीजिए और फिर 20 सेकंड्स में हमारे साथ शर्मा जी है उनको भी देना चाहती हूँ जल्दी से। था कि इन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। अब इनको ये बात समझ, क्योंकि खुद तो कभी लड़ने गए नहीं, कांग्रेस की जो कोठरी है वो तो कभी, उनसे तो कहो कि कंपलसरी आपकी आर्मी सर्विस कर दें तो वो सबसे पहले खिलाफत करेंगे। देखिए जो भर्ती होगी उसमें 25 से 40% लोग वहां पे रेगुलर रिटेन होंगे। अब जो हरियाणा के लड़के हैं, हरियाणा के जो जवान हैं वो बहुत अच्छे हैं और स्टेट्स के मुकाबले में उनको कॉन्फिडेंस है कि जो 25% रिटेन होंगे उसमें हमारा नंबर होगा, क्योंकि कोई स्टेट वाइज कोटा तो है नहीं, वो तो मेरिट पे रिटेन होंगे। तो इनको ये बात समझ में नहीं आई कि जिस अग्निवीर योजना पर आप बार बार उंगली उठा रहे हैं उस योजना में हरियाणा के जवानों को एक विश्वास है कि जब 4 साल बाद वहां पे रिटेंशन की बात उठेगी तो हम सबसे आगे होंगे और इसीलिए वो जा रहे हैं, हर भर्ती में जा रहे हैं। दूसरी बात उनको ये भी मालूम है, देखिए जो फौज में नौकरी करता है, अब मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद इससे डील किया है। 10 साल की नौकरी होते होते फटीग आ जाती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस में सेंट्रल, जिनको आजकल हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF बोलते हैं, उनमें ऑलरेडी रिजर्वेशन है आर्मी से आए जवानों का, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। हम लोग थक गए उनको बुला बुला के। वो कहते हैं साहब इतनी हार्ड नौकरी करके आए, अब भी आप यही चाहते हो हमसे नौकरी, हम नहीं करेंगे। तो अब उनको स्टेट में रिजर्वेशन मिल गया। तो जो अग्निवीर के लोग हैं वो इतने खुश हैं कि भैया वहां 4 साल नौकरी करेंगे, रिटेन हो जाएंगे, नहीं आए तो राज्य सरकार में नौकरी यही करेंगे। तो एक क्लैरिटी थी जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान नहीं हो पाई थी और उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता भी और फायदा कांग्रेस ने लिया। लेकिन हरियाणा चुनावों से पहले ये जो तमाम कंफ्यूजन्स थे उसे दूर किया गया और उसका जो परिणाम है वो आज बीजेपी के सामने भी है। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेसी खेमा अभी से ही शुरू हो चुका है। ईवीएम का रोना रोना, इलेक्शन कमीशन को दोष देना, और देखिए पवन खेड़ा और जयराम रमेश दोनों ही कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको उनके बयान सुनवा देते हैं। जीतने वाले और हारने वाले सबके लिए कुछ न कुछ वो सिखा कर जाता है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक चुनाव हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपके सामने है। कैसे जम्मू कश्मीर को बेइज्जत किया गया, राज्य का दर्जा छीना गया,
वो आपके सामने है। और कैसे केंद्र सरकार ने रूल बाय प्रॉक्सी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किस तरह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, कैसे वहां के स्थानीय नागरिकों की न सुरक्षा का ध्यान रखा, न रोजगार का ध्यान रखा। लगातार जो खबरें, आतंकवाद बढ़ने की खबरें, जम्मू रीजन तक में आतंकवादी हमले होने लगे, कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। I will only say this, but the chapter on Haryana is not complete. It will continue. The chapter in Jammu and Kashmir, of course, there will be a coalition government. And as I said till yesterday, various attempts were being made to ensure that the majority will not come to the INC-NC coalition. But the people of Jammu and Kashmir have given a very clear mandate for this. अब जम्मू कश्मीर के को लेकर कह रहे हैं कि क्लियर मैंडेट दिया है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने इतना तो बता दिया है कि धारा 370 के बाद लोकतंत्र की जो बहाली हुई है, उस लोकतंत्र में एक बड़ा मैसेज दिया गया है दुनिया को। जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, उन्हें देखना होगा कि यहाँ पर इतना सब कुछ ठीक हुआ कि ना तो किसी भी तरीके का इस बार बॉयकॉट का ऐलान किया गया और न ही किसी भी तरीके से आतंक की भेंट चढ़ा है चुनाव। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और यही लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी इसे अपनी जीत मानती है। दूसरी तरफ हरियाणा में जो तस्वीर आई वो साफ तौर पर बताती है कि हरियाणा में नाम नहीं काम भी बोला है। नाम नायब सिंह सैनी का था, काम भारतीय जनता पार्टी का था, पर परसेप्शन नहीं परफॉर्मेंस के बल पर यह नायब जीत हुई है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आप सभी जुड़े। समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए हम इस चर्चा को एक हाथ पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तो चर्चा का दौर शुरू हुआ है। आज की इस जीत के बाद बहुत कुछ सामने तस्वीरें अब क्लियर होने लगेगी। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली को लेकर क्या परसेप्शन होगा रण क्षेत्र में, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।